शायद भाईजान के फैंस को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन सच बोलना तो पड़ेगा ही। सलमान खान बचपन में इतने गरीब थे कि उनके पास पैसे नहीं थे अपने स्कूल की फीस जमा करने के लिए। और टीचर बोलती है कि नो मिस्टर खान, इट इज नॉट हिज फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट। So what did I do? So your fees that you were supposed to pay are not on time. और सलमान खान अकेले नहीं थे, उनकी इस गरीबी रेखा में उनका साथ दे रहे थे आमिर खान। आमिर भी बचपन में इतने गरीब थे कि उनके फादर के पास उनके स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। हाँ, मुझे भी याद है वो हम लोग भी फीस नहीं दे पाते थे तो वो असेंबली में नाम भी लेते थे। अब कुछ अंधभक्त कहेंगे कि हाँ, हो सकता है कि उस वक्त गरीब थे, पहले गरीब थे अब अमीर हो गए, हो सकता है पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए। वेल, हो तो सकता है, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं है। हमारे फेवरेट बॉलीवुड ए लिस्टर्स शायद उतने ही गरीब है जितनी की तानिया मित्तल स्पिरिचुअल है। आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। इनके गरीब होने की बात उतनी सच है जितना तानिया मित्तल के कोल्ड कॉफी और बिस्किट की स्टोरी। ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, वो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी, फिर पीछे गार्डन है वहां जाके सिर्फ तभी पीती हूँ। तो ये ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ये उतने ही गरीब हैं जितना मुकेश अंबानी गरीब हैं। तो आज हमारी गरीबी रेखा की लिस्ट में है, जी हाँ, आप तो जान ही गए होंगे, सलमान खान, आमिर खान और कई सारे बॉलीवुड के ए लिस्टर्स। और आखिरी वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इनकी स्ट्रगल की स्टोरी आई एम श्योर 99% लोगों को पता ही नहीं होगी। इनकी स्ट्रगल की स्टोरी में बहुत कुछ मिर्च मसाला डाला गया है। तो आज एक बार फिर से एक्सपोज करेंगे इन स्टार्स की फेक कहानियों के पीछे की असली कहानी। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। अब वैसे तो सिकंदर के बाद सलमान खान ट्रोलर्स के फेवरेट बन चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इन्हें ट्रोल करना भी बंद कर दिया था। लेकिन दोबारा से एकदम से भाईजान ने ये वाला इंटरव्यू दे दिया। अब लास्ट कुछ साल के इनकी फिल्मों की परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके पास फिल्मों के बारे में ज़्यादा कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने की अपने बचपन की बातें और हमें बताया कि सलमान खान बचपन में कितने गरीब हुआ करते थे। After this, so my father went to the principal, कहाँ से जुगाड़ करके he gave the money, and then 2 weeks later this incident happened and they took me out of school. अब यहाँ पर आमिर खान सलमान खान की फीस की स्टोरी सुनकर इतने हैरान और सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन दे रहे हैं। Fees that you were supposed to pay are not on time, so we kept them outside. और वो खुद इस इंटरव्यू में आगे चलकर बताते हैं कि वो भी कुछ ऐसे ही गरीब हुआ करते थे। हम लोग भी फीस नहीं दे पाते थे वो असेंबली में नाम भी लेते थे। और जैसे ये वाला एपिसोड आया, बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस ने इसकी एक हेडलाइन बना दी कि सलमान खान और आमिर खान कितने गरीब हुआ करते थे, बिना इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाए। लेकिन मैं हूं ना, तो शुरू करते हैं इनकी गरीबी की पड़ताल। सलमान खान ने कहा कि जब वो 4th स्टैंडर्ड में थे तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। Because I was there till 4th grade, then I was thrown out of. Why were you thrown out? उनकी स्कूल की टीचर ने एक दिन उनके फादर को स्कूल बुलाया क्योंकि उन्होंने उनकी फीस जमा नहीं की थी। सलमान खान के फादर सलीम खान उस वक्त इतने गरीब थे कि उनके पास सलमान खान के स्कूल की फीस जमा करने के भी पैसे नहीं थे। अब करते हैं इसका फैक्ट चेक। सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965। इस हिसाब से जब वो 4th स्टैंडर्ड में होंगे तब रफली उनकी उम्र होगी 9-10 साल, यानी कि 1974 और 1975 के बीच का साल। और आगे बताऊंगी कि ये सारा कैलकुलेशन मैं क्यों कर रही हूँ। तो सलमान खान के फादर हैं सलीम खान, और वही सलीम खान जिन्होंने सलीम जावेद, जो इनकी जोड़ी हुआ करती थी उस समय, सलीम जावेद यानी सलीम खान और जावेद अख्तर ने मिलकर एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों की कहानियां लिखी है। अब इनकी फिल्मों की टाइमलाइन समझते हैं। सलीम जावेद की जोड़ी 1971 में शुरू हुई और 1987 तक चली, लेकिन इससे पहले भी सलीम खान ने 1970 तक 14 फिल्मों में बतौर एक्टर वो काम कर चुके थे, जो कुछ खास नहीं चल पाई। इसके बाद 1971 में सलीम जावेद की जोड़ी बनी और इन दोनों ने टोटल 24 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 20 फिल्में वेर बोथ क्रिटिकली एंड कमर्शियली सक्सेसफुल। जैसे कि 1971 में अंदाज, अधिकार, हाथी मेरे साथी, 1972 में आई थी सीता और गीता, 1973 में आई थी यादों की बारात और जंजीर, और 1974 में आई थी मजबूर, हाथ की सफाई, 1975 में आई थी दीवार और शोले।
आगे चलकर डॉन, त्रिशूल, दोस्ताना और भी कई सारी फिल्में हैं। साउथ में भी इन दोनों ने मिलकर कई सारी सुपरहिट फिल्मों की कहानियां लिखी, लेकिन हम जो है 1975 तक की बात करेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली वही टाइम जब सलमान खान 4th स्टैंडर्ड में रहे होंगे, जब वो कह रहे थे कि उनके फादर के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उनके स्कूल की फीस दे पाए। उस जमाने में जब एंग्री यंग मैन के नाम से फेमस हुआ अमिताभ बच्चन, जो सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर हुआ करते थे, तब सलीम जावेद प्रोड्यूसर्स से अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपए ज्यादा चार्ज किया करते थे। मैंने कहा कि एक ज़माना आएगा कि अपना राइटर जो फिल्म राइटर जो है वो स्टार के बराबर पैसे लेगा। ये वो ज़माना था जब राइटर्स को 10,000 मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। सलीम जावेद लाखों चार्ज किया करते थे। उन्हें 21 लाख मिलते थे, जबकि अमिताभ बच्चन को मिला करते थे 20 लाख। अब 1975 में 1 लाख रुपीज़ आज के ऑलमोस्ट 29-30 लाख के बराबर है, और चीज़ें उस वक्त इतनी महंगी नहीं थी, यानी कि उस वक्त जो था परचेजिंग पावर वॉज मच ग्रेटर देन वॉट इट इज़ टुडे। और स्कूल की फीस वो तो 10-20 रुपए हुआ करती थी, और जो लाखों में कमा रहे हो, अमिताभ बच्चन से ज़्यादा जो चार्ज कर रहे हो, उनके लिए 10-20 रुपए की फीस ना दे पाना, ये बात मानना थोड़ी मुश्किल है। लेकिन इससे पहले कि भाईजान के छपरी फैंस उनके डिफेंस में आ जाए और बोलने लगे कि तुझे कैसे पता उनकी फीस 10 रुपए थी या 20 रुपए, हो सकता है लाखों में उनकी फीस रही हो, तो वेल, इसी इंटरव्यू में आमिर खान और सलमान खान ने दोनों ने बताया कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। Apparently we were in school together. और आमिर खान ने उनकी स्कूल की फीस ये बताई है। और हमारी स्कूल की फीस बहुत कम थी, आपको गवर्नमेंट एडेड स्कूल था, स्कूल वहाँ पे फीस थी, आप 6 स्टैंडर्ड में हो तो 6 रुपीज, 7 में हो तो 7 रुपए, 8 में हो तो 8 रुपए, तो मैक्सिमम फीस 10 रुपए होती थी। यानी 4th स्टैंडर्ड में फीस हुई 4 रुपए, और सलीम खान के पास 4 रुपए भी नहीं थे। और जहां पर वो 4 रुपए की फीस नहीं अफोर्ड कर पाए, उन्होंने सीधा सेंट एन से सलमान खान को सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, विच इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स ऑफ इंडिया, वहां पर एडमिशन करवा दिया। तो अब क्या कहोगे जबरे फैंस? अब बात करते हैं फेक गरीबी रेखा के दूसरे कैंडिडेट की, यानी कि आमिर खान की। इन माई एंटायर स्कूल लाइफ फ्रॉम द 2nd to the 8th जो मैं सेंट एन्स में रहा हूँ, ऐसा 1 साल भी नहीं गया है जब हम लोग ने टाइम पे फीस दी है। अब आमिर खान तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने गरीबी की दास्तान सुनाते वक्त पूरे इमोशंस का तड़का लगाकर होस्ट को ही अनकंफर्टेबल कर दिया, और वो डर गए कि ऐसे मैंने क्या पूछ लिया कि ये रोने लग गए और उठकर चले गए। तो सिचुएशन ये आ गई थी कि एक्चुअली वी वर ऑन द रोड्स ऑलमोस्ट। So, and how old were you? Maybe 8, 9, around that time, let's say 10. तो आमिर खान भी अराउंड उसी टाइम की बात कर रहे हैं, और आमिर खान इज ऑल्सो 65 बॉर्न, तो अराउंड उसी ईयर यानी 1974-75 की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आमिर खान के फादर ताहिर हुसैन की फिल्मोलॉजी अराउंड दैट टाइम। तो 1971 में उन्होंने प्रोड्यूस की थी फिल्म कारवान, विच इज़ अ मेजर हिट। इनफैक्ट ये फिल्म चाइना में भी ब्लॉकबस्टर बनी, एंड इट बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना। इस फिल्म ने उस वक्त यानी 1971 में 3.6 करोड़ का बिजनेस किया था, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट बैक इन द डे। और 1973 में ताहिर हुसैन ने प्रोड्यूस की थी अनामिका, अगेन अ मेजर हिट। 1974 में उन्होंने प्रोड्यूस की थी मदहोश, विच वॉज एन एवरेज फिल्म। 1975 में जख्मी, विच वॉज अगेन अ सेमी हिट। और आगे तो इन्होंने बहुत सारी और भी फिल्में प्रोड्यूस की थी, लेकिन हम बात करेंगे 1975 तक। तो जो करोड़ों उन्होंने कमाए, इनमें से इनके पास 4 रुपए भी नहीं थे स्कूल के फीस के लिए। तो उनकी फिल्में काफी चली भी हैं, लेकिन उनके पास पैसे कभी नहीं होते थे और वो हमेशा उधार में रहते थे। एक मिडिल क्लास आदमी भी सबसे पहले अपनी कमाई का सबसे पहला हिस्सा अपने बच्चे की स्कूल की फीस के इंतजाम में अलग करके रखता है। 2 रोटी भले ही वो कम खा ले, लेकिन बच्चे की स्कूल की फीस वो पहले जमा करता है। वहीं पर जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं, वो 4-5 रुपए की फीस भी नहीं जमा कर पाए। क्या ये सच हो सकता है? क्योंकि लाइक एनी अदर बिजनेस, फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो बिजनेस, और बिजनेस में प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ इट। कभी कोई फिल्म चलती है, कभी नहीं चलती है। कभी कोई फिल्म इतनी चलती है कि नेक्स्ट 20 साल की कमाई एक ही फिल्म से हो जाती है, और जो नहीं भी चलती है उसका भी इतना बिजनेस तो वो कर ही देती है कि इनका बनता तो पड़ी जाए, यानी कि इनकी मेकिंग कॉस्ट तो निकल ही आती है, और उसके बाद फिर ये सैटेलाइट राइट्स वगैरह बेचकर भी अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। एंड ऑनेस्टली इनके बुरे टाइम में भी इनके पास इतना पैसा होता है कि एक एवरेज मिडिल क्लास के बैंक अकाउंट से तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इनकी गरीबी का मतलब होता है कि
फॉरेन के वेकेशंस में ना जा पाना, रोल्स रॉयस ना अफोर्ड कर पाना। लेकिन ये स्टार्स उन्हें ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे इनके पास खाने के वांदे हो। स्कूल का यूनिफॉर्म बनता था तो हम लोग अम्मी जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करके डालती थी ताकि हम लोग को नई पैंट बनाने की जरूरत नहीं पड़े। 2-3 साल तक फिर वो आराम से चलती है। अब इसे एक बात समझ में आती है कि या तो पैसे आए और उन्होंने उन पैसों को ठीक से संभाला नहीं और अनाप शनाप खर्चा कर दिया और फिर सारे पैसे उड़ा दिए, या फिर आमिर खान की गरीबी की कहानी भी फेक है, जस्ट लाइक शाहरुख खान। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे, मैं सड़क पे सोता था। जब मैं मुंबई आया मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, सो आई लिव्ड इन द ऑफिस। मैं जब मेरी शादी हो गई तो घर नहीं था, तो अजीज़ मिर्ज़ा ने मुझे अपना घर दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, सो आई रिमेंबर राजीव कॉल्ड मी एंड गिव मी मनी फॉर माई किराया ऑफ माई हाउस। मैं एक दिन मुंबई को ओन करूँगा। वो हिम्मत कहने की या सोचने की इसलिए थी क्योंकि इन सब की बैकिंग थी ना, क्योंकि पैसों की बैकिंग थी आपकी, क्योंकि आप ऑलरेडी रिच फैमिली बैकग्राउंड से थे, क्योंकि आपके नाना इफ्तिकार अहमद चीफ इंजीनियर हुआ करते थे जिन्होंने मैंगलोर का पोर्ट तैयार किया था। उस जमाने में लंदन से पढ़कर आए थे। आपकी अम्मी लतीफ़ फातिमा खान मैजिस्ट्रेट थी और इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी थी। आपके फादर मीर ताज मोहम्मद खान भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और रिच फैमिली बैकग्राउंड से थे। इनफैक्ट उन्होंने 1957 के लोकसभा इलेक्शंस लड़े थे अगेंस्ट अबुल कलाम आज़ाद, हु वाज द ग्रेट ग्रैंड अंकल ऑफ आमिर खान। शायद आप भूल गए हैं, लेकिन आपका बचपन से ही ऑलरेडी फिल्मी लोगों के साथ उठना बैठना था। लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार आपके दिल्ली के पड़ोसी थे, महमूद आपके बैंगलोर के पड़ोसी थे। महमूद साहब वो हमारे बहुत क्लोज थे, बैंगलोर में रहते थे तो हम उनके नेबर्स थे। आप मुंबई आने से पहले ऑलरेडी टीवी सीरियल्स में नाम कमा चुके थे। लोग बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून होते हैं, आप बॉर्न विद अ सिल्वर टब हैं। क्योंकि मैं पहला लड़का था हमारी माँ की साइड की फैमिली में, तो उन्होंने मुझे मेरे लिए सिल्वर का टब बनाया गया था नहलाने के लिए। और एक मिनट, फ्लाइट में आने के पैसे हैं लेकिन होटल के नहीं। मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था, मैं मुंबई में पहली बार आया था। एंड स्ट्रगल रियली। वो फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया एंड आफ्टर दैट पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी अप इन दिल्ली और बोला उन्होंने कि हम फिल्म बना रहे हैं। हिमा जी ने बोला, सिपी साहब ने फ़ोन किया, तो उसके बाद फिल्म ऑफर्स आई, मगर मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा उसको। चलिए आपको एक और गरीब से मिलवाते हैं। 7 करोड़। अमिताभ बच्चन इतने गरीब थे कि उनके पास बचपन में रेस्टोरेंट में खाना खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। कॉलेज के बाद, नौकरी के बाद जाकर जब उनके पास थोड़े पैसे आए, तब वो पहली बार अपने माता पिता के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, और वो भी कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं, मोती महल, जो एक दिल्ली में फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, वहाँ पर। मोती महल एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है दिल्ली का, फिर मैं अपनी जिंदगी में पहली बार वहाँ गया। और कब? जबकि कॉलेज वाले सब पार कर चुके थे और माता पिता को साथ लेकर के गया मैं। वो अवसर मैं आज तक नहीं भूला हूं जिस तरह आप नहीं भूले। अब ये बात शायद बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों के लिए सच हो और शायद इससे वो रिलेट भी कर पाए, लेकिन अमिताभ बच्चन की सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ही वॉज नेवर अ मिडिल क्लास लाइक अस। अमिताभ बच्चन बचपन से ही गांधी परिवार के बहुत क्लोज थे। राजीव गांधी और संजय गांधी उनके लंगोटिया यार थे। प्राइम मिनिस्टर के घर उनका बचपन से आना जाना था, चाहे बर्थडे पार्टीज हो या गर्मी की छुट्टियों में साथ में पूल में स्विमिंग करना हो। अमिताभ बच्चन कम्स फ्रॉम अ वेरी एलीट फैमिली बैकग्राउंड। जिस शेरवुड स्कूल में वो पढ़ते थे, उसकी फीस अफोर्ड करना आज भी एक मिडिल क्लास के लिए सपना ही है। तो हो सकता है अमिताभ बच्चन अपने माँ बाप को लेकर मोती महल गए हों, लेकिन वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर के साथ पार्टियां किया करते थे, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल नेता, राजनेताओं के साथ जिनका उठना बैठना था, इतने करीबी थे कि शादी से पहले कहते हैं कि सोनिया गांधी काफ़ी टाइम तक बच्चन के साथ उनके ही घर में रुकी थी ताकि वो इंडियन कल्चर को और करीब से समझ पाएं। और उन्हीं बच्चन ने कभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ये बात सच मानना बहुत मुश्किल है। ये स्टार्स कभी अपनी फेक स्ट्रगल की कहानियां सुनाते हैं, तो कभी ये अपने फेक आउटसाइडर होने की। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, कहाँ मिलता है ये काम। मैंने राग को बोला, मैंने बोला यार मेरा बेटा भी अप्रेंटिस बनना चाहता है, तो अगर तेरे पास जगह है तो हाँ भेज दो, हाँ भेज दो। It took me 5 years to get my first film. आपको लगता है कि सावरिया आपको इसलिए मिली क्योंकि आप 5 साल उनकी असिस्टेंट थी? नहीं, मुझे सावरिया पहले दिन पे ही मिली थी। संजय बंसाली को करीब 1.5 ईयर लगे मुझे कन्विंस करने को। इनफैक्ट इनके फूड चॉइसेस भी फेक होते हैं। आजकल हर किसी का फेवरेट खाना है घर का खाना, और उसमें भी दाल चावल, क्योंकि पनीर के पैसे तो इनके पास है नहीं, गरीब जो है। I love दाल चावल और घर का खाना। दाल चावल, वो जो पीली दाल है वो, मुझे दाल चावल चाहिए, सब्जी चाहिए। किसी को दाल चावल और भिंडी पसंद है तो किसी को खिचड़ी खाकर ही नींद आती है। दाल चावल भिंडी। I'll say there's no khichdi in this diet. I can't sleep in the night.
लेकिन फिर इनके पुराने इंटरव्यूज इनकी पोल खोलकर रख देते हैं। I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. और दारू बुरी बात, ओनली खिचड़ी। Like you're saying कि you need a drink, I'm like I can't sleep, I'm not eating खिचड़ी। क्योंकि बॉलीवुड में दारू पीता कौन है? इनके इसी तरीके के फेक स्ट्रगल और फेक आउटसाइडर की कहानियों पर मैंने 2 डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं और इसमें मैंने स्टार्स के बारे में, स्पेशली शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विकी कौशल के बारे में और डिटेल में इनकी फेक कहानियों को एक्सपोज किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज से कुछ साल पहले तक ये स्टार्स खुद को मिडिल क्लास बताते थे, लेकिन अब ये एक कदम और नीचे जा चुके हैं और खुद को अब ये गरीब बताते हैं। लगता है कि यार इनके पास ना बहुत होगा। नहीं भाई, है कमी कमी है। मैं जनपद वनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। पर ये स्टार्स ऐसी बातें करते क्यों हैं? इनकी इस फेक गरीबी के पोर्ट्रेल के पीछे इनका इंटेंशन क्या है? वही पुराना पीआर। बॉलीवुड पीआर टीम्स का इस वक्त का सबसे फेवरेट जो उनकी स्ट्रैटेजी है ना, वो है स्ट्रैटेजी ऑफ रिलेटेबिलिटी। एक जमाना था जब ऑडियंस स्टार्स को स्टार्स की तरह देखा करते थे। दे वर आउट ऑफ रीच। उनके जैसा बनने के लिए दे यूज्ड टू एस्पायर। लेकिन अब सोशल मीडिया ने पूरा गेम बदल दिया है। अब स्टार्स नहीं है। अब लोगों के सेंटिमेंट्स आउटसाइडर्स की ओर ज्यादा हैं और इसीलिए अब ये स्टार्स भी खुद को ऑडियंस से रिलेटेबल दिखाने के लिए अपने आप को उनके जैसा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि ऑडियंस को ये उनकी एक फेक गरीबी और स्ट्रगल की कहानियों से एक कंफर्टिंग सी फीलिंग दे सके और उन्हें लगे कि यार ये आदमी तो एकदम मेरे जैसा है। और इस तरीके के मैनिपुलेशन से ये ऑडियंस के दिलो दिमाग में एक स्पेशल जगह बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमीर के और भी अमीर बनने की कहानियों में शायद वो बात नहीं आती है जो गरीब के अमीर बनने की कहानी में आती है। मेरे फादर रेसलर थे, मेरे फादर आर्मी में थे, बिकॉज माय फादर वाज एन अकाउंटेंट। और अब वो आखिरी वाला जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, तो वो है जावेद अख्तर। नींद और भूख, अगर आपको डिप्रिवेशन है फूड का या स्लीप का, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा मार्क आप पे छोड़ के जाएगा कि आप भूल नहीं सकते। Now, no doubt that जावेद अख्तर is one of the best poet Bollywood has ever had और आज भी उनकी राइटिंग इंडस्ट्री में बहुत रेलिवेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बताई हुई जो कहानियाँ हैं, उनकी स्ट्रगल की, उनकी गरीबी की, उसमें बहुत कुछ झोल है। सुबह ट्रॉली पे वो नाश्ता लेके आता है। अभी मुझे लगता है कि ये ब्रेकफास्ट मेरा नहीं, किसी और का है जो मुझे मिल गया। इन्होंने अक्सर अपने स्ट्रगल की कहानियां इंटरव्यूज और ट्वीट्स के थ्रू दोहराई भी हैं। याद करता हूँ कि जब मैं 3rd क्लास कंपार्टमेंट में आया था बॉम्बे और कोई 2 घंटे दिन की तकरीबन जर्नी होती थी, तो देयर वाज नो प्लेस टू सिट। अब इनकी कहानी सुनकर लगता होगा कि कहीं किसी दूर गांव से, एक छोटे से शहर से कोई लड़का अकेले आया है बॉलीवुड में, जिसका दूर दूर तक कोई भी नहीं है। सिर्फ अपनी कलम की ताकत के बेसिस पे इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जहां पर वो आज हैं। तो बेशक अपने टैलेंट की वजह से ही आज हैं ये जहां पर हैं, लेकिन इनका दूर दूर तक बॉलीवुड में कोई भी जान पहचान नहीं था। ये बात गलत है, क्योंकि जावेद अख्तर ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी एफिलेंट फैमिली ऑफ राइटर्स। इनके मदर्स की साइड से इनके मामू जान असरार उल हक, जिन्हें मज़र लखनवी के नाम से भी बुलाया जाता था, वो लखनऊ के एक बहुत बड़े उर्दू पोएट थे। और जावेद अख्तर के फादर जान निसार अख्तर भी सिर्फ उर्दू के एक प्रोमिनेंट पोएट ही नहीं थे, बल्कि 1950s में बॉलीवुड के एक बहुत फेमस लिरिसिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने कई सारी मूवीज़ जैसे कि CID, नूरी और बहू बेगम जैसी फिल्मों के लिए गाने लिखे थे, जिसमें से बहू बेगम तो इन्होंने प्रोड्यूस भी की थी। और ये तो बस कुछ ही फिल्में हैं, इनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है। सो टेक्निकली जावेद अख्तर साहब इज ऑल्सो अ नेपो किड। अब हुआ यूँ कि जब इनके फादर की शादी हुई थी तब ये बॉलीवुड में सेटल नहीं हुए थे, तो इनकी माँ जो थी उन्हें मदरसे में एज अ टीचर काम करना पड़ता था अपनी फैमिली को चलाने के लिए। इनके फादर मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे और जब जावेद अख्तर 8 साल के हुए तो इनकी माँ का कैंसर से इंतकाल हो गया। और इनके माँ के जाने के 3 साल के बाद ही इनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। और ये 2 भाई थे, तो इनकी जिम्मेदारी क्योंकि इनके पापा ने नहीं ली, तो इनके नाना नानी और मौसी आपस में शेयर करके इन लोगों को पालते थे। मैं अपनी आंट के साथ पला बढ़ा था। और मुंबई आने के बाद जावेद अख्तर जो है सबसे पहले अपने फादर के साथ ही रहा करते थे, लेकिन इनकी जो स्टेप मदर थी उनके साथ इनकी नहीं बनी, तो ये वहाँ से भी निकल आए और उसके बाद ये हमेशा से अकेले रहने लगे और इन्होंने कभी अपने फादर के पैसे नहीं यूज़ किए। कभी पलट के नहीं
गया, वरना मैंने पलट के कभी कुछ मांगा। लेकिन फिर भी जब आपके फादर का एक रुतबा होता है इंडस्ट्री में, ऑलरेडी वो एस्टैब्लिश्ड होते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, लोग ये जानते हैं कि आप उनके बेटे हैं, तो एंट्री लेना काफ़ी आसान होता है। ये अलग बात है कि हाँ, हो सकता है आपको काम उस बेसिस पर ना मिले, लेकिन एक आपके लिए एक रोड मैप जो होता है ना, वो काफ़ी ईजिली दरवाजे खुल जाते हैं, लोग आपको अपॉइंटमेंट देने लगते हैं, और आगे तो आपका खुद का अगर टैलेंट है तो डेफिनेटली आप उसके बदौलत आगे जा सकते हैं। लेकिन एक टोटल आउटसाइडर जिसका इंडस्ट्री में दूर दूर तक कोई भी नहीं है, उसके लिए ऐसी जगहों में घुस पाना भी एक बहुत बड़ी बात है। और वो कहते हैं ना कि भूखे पेट शायरी नहीं होती है। सच्चाई तो ये है कि जब आपके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तब आप इस तरीके के शौक और पैशन को फॉलो भी कर पाते हैं। एक इंसान जिसके ऊपर उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब उसके माँ बाप भूखे हों, बीवी बच्चे भूखे हों, तो वो किसी भी तरीके का इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकता। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आखिर आप किस घर में पैदा हुए हो और आपके माँ बाप खुद कितने सक्षम हैं। फिर भले ही आप उनकी मदद ले या ना ले, उनके पैसे यूज़ करें या ना करें, लेकिन आपको अपने घर पैसे नहीं देने पड़ते हैं। आपको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। आपके घर पे आपके माँ बाप सुकून से भरपेट खा रहे हैं, रह रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग बून इन इटसेल्फ, जो बहुतों को नहीं मिलती है। ये दुख भी बहुत कमाल के होते हैं। लोग जैसे अपनी कामयाबी के मेडल सीने पे लगाते हैं ना, वैसे ही अपने दुख के मेडल भी लगाते हैं कि देखो मुझ पे क्या क्या गुजरी है। और फिर जब एक मिडिल क्लास में अपने घर से दूर रहता है तो कई बार खाने के वांदे हो ही जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत ही गरीब घर से हैं और आपके पास खाने को नहीं था। ये जरूर है कि आप अगर रेगुलर एक लाइफ आपकी नहीं है, यू आर नॉट लिविंग विद योर पेरेंट्स, देन ऑब्वियसली लाइफ बिकम्स डिफरेंट। ऐसा अक्सर होता है कि आप देर रात घर आते हैं और खाने के लिए कुछ बना नहीं है, आप बहुत थकान हो गई, आप भी कुछ नहीं बना सकते, रेस्टोरेंट भी नहीं खुले हैं, तो आप एक इंस्टेंट नूडल का पैकेट लेते हैं और उसे बना लेते हैं। लेकिन ये फिल्म स्टार उसे भी एक स्ट्रगल की तरह दिखाते हैं। जैसे कि दिया मिर्ज़ा ने कहा था कि वो और लारा दत्ता जब इनिशियली अपने मॉडलिंग डेज में सर्वाइव करती थी, वो इंस्टेंट नूडल के पैकेट्स के ऊपर। अब यहाँ पर दिया मिर्ज़ा भी एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं और लारा दत्ता भी है। उनके फादर तो एयरफोर्स में ऑफिसर थे, तो खाने के वांदे तो इनको नहीं थे कि इन्हें इंस्टेंट नूडल पर सर्वाइव करना पड़े। लेकिन ये स्टार्स अपनी स्ट्रगल की स्टोरी को इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बताना नहीं छोड़ेंगे और मैं इन्हें एक्सपोज करना नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरकीब ये है कि जितना अच्छा था उसे भूल जाओ और ट्रेजेडीज याद रखो। तो अगर आगे भी इसी तरीके की एक्सप्लोसिव स्टोरी सुननी हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी एक्सप्लोसिव कहानी के साथ, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।